आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा समझ लो, चाहे से नियम पत्र समझ लो, चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। इसका नाम दूसरा क्या है, नैनर समीकरण भी पूछा जाता है। तो बात एक ही है, चाहे जो बोलो। अब इसका आंसर भी बताऊंगा सबसे आसान तरीके से। क्या लिखा है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? E0 से लिखते हैं। ठीक, सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF चाहे N log 1/m के घात N प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा पहला क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ऐसे हम करके दोस्तों 11 इंपॉर्टेंट, कम से कम 11-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, 11 या 12 तक बताएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। ठीक, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक, अब इसका आंसर क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक की किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है ना, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना करना है। उदाहरण लिखना है मेरे भाई कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग या उपस्थिति में क्या लिखना है? उदाहरण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, H2 प्लस Cl2 से आपका क्या हो जाएगा, 2HCl बन जाएगा। किसके उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। ठीक, ये इतना कर देना है। इसके बाद नीचे लिखना है शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक, क्योंकि अगर आप पूरा लिखते हो तभी आपको यहाँ से 5 नंबर दिया जाएगा जब आप पूरा लिखोगे। ये केमिस्ट्री का नियम है ना, यूपी बोर्ड में। ठीक मेरे भाई, फिर क्या लिखना है? शून्य कोट के वेग स्थिरांक का व्यंजक। आंसर क्या हो जाएगा मेरे? शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। ठीक, x बराबर क्या है? KT है। अब रही बात कि x क्या है, तो x आपका अभिकारक है। अभिकारक A की वह मात्रा है जो T क्या है मेरे भाई? तो T समय का अभिक्रिया की करती है ना। K क्या है? तो K है ना, K क्या है? तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, बस इतना अगर आप करते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके अभी और बताएंगे। अभी तो देखते रहिए ना यार, क्योंकि तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, मतलब 11-12 तक बताएंगे। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन है ना का उदाहरण सहित लिखिए। वास्तविक विलयन कैसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले आपको इस तरह क्वेश्चन करना क्या है, हेडिंग डालना है वास्तविक विलयन। इसका आंसर क्या लिखना है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है। इन कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है ना, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ये रहा आपको वास्तविक विलयन का उदाहरण मतलब परिभाषा। फिर क्या लिखना है? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण क्या लिखना है, यूरिया या चीनी या फिर आदि, इतना लिख देना। ठीक, फिर हेडिंग डालना है कोलाइडी विलयन। वही क्वेश्चन है, उसी का है। हेडिंग कर देना है कोलाइडी विलयन। कहना कि यह एक विषमांगी तंत्र है, विषमांग तंत्र है। कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं है ना। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है और विलय के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसमें क्या था मेरे भाई कि इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा सकता था, मतलब वास्तविक विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हो आप, लेकिन कोलाइडी विलयन को क्या है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप देख सकते हो। ठीक, तो यही फर्क है। उदाहरण लिखना है कि गोंद, जिलेटिन इत्यादि। गोंद लिखना है, स्टार्च, जिलेटिन आदि। बस इतना कर देते हो, बस हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 5 नंबर पक्का। मैंने कहना समझ गया ना। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेप्टिक कण किसे कहते हैं। पेप्टिक कण से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए उदाहरण देकर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पेप्टिक कण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। वही लिखा है कि पेप्टिक कण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षय में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिक कण कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि पेप्टिक कण की विधि स्कंदन के विपरीत
विपरीत होती है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्कंदन किसे कहते हैं, तो ये भी आंसर बताऊंगा। आंसर सहित स्कंदन किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। देखो तो पूरा यार, तो यह लिखना है कि पेप्टिकल की विधि स्कंदन की विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल या फिर जैसे क्या हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो चौथा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर लिखा कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कैसे कहते हैं? टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है ना। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है कि टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ऐसे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना करना क्या है, चित्र बना लेना है। जैसे चित्र बना है वैसे लिख देना है। ये जो चित्र लाइनिंग गई है क्या है, तो प्रबल पुंज है। जो लाइनिंग ऐसे गई है इसे बोलते हैं प्रबल पुंज। ये क्या है बना है, ये टिंडल प्रदत्त शंकु वाला है। ठीक, बस इतना कर देते, ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं लगाना। ठीक, केमिस्ट्री है, खाली रटना है तुमको। अब रट लो चाहे समझ लो, बस इतना ही। आपको आसानी, इससे आसानी पूरे यूट्यूब पर एंड क्वेश्चन बैंक से आपको या किताब से कोई टीचर नहीं लिखवाएगा, क्योंकि हम अपने नोट्स लिख रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना आप समझ सकते हो। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो कि हमें मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर लेते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट और अच्छा होगा। ठीक, तो करना क्या है मेरे भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं छठवां नंबर। क्वेश्चन क्या है कि स्कंदन किसे कहते हैं? वही तो बात आ गई ना, स्कंदन मैंने बताने को बोला था, आप बता देता हूँ। स्कंदन किसे कहते हैं, स्कंदन का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, अब स्कंदन तो आपने बता दिया, लेकिन इसका उदाहरण बताना बहुत जरूरी है। तो लिखना क्या है, उदाहरण लिखना है, फिर उसके अंदर लिखना है स्कंदन की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ से बनाई जाती हैं। तो पहला नंबर क्या है, उबाल करके, दूसरा क्या है ठंडा करके, तीसरा क्या है विद्युत अपघट्ट को मिला करके। तो इतना अगर आप करते हो तो जाके आपका स्कंदन की परिभाषा कंप्लीट होगी। ये 3 नंबर का आएगा। मैं सच्चाई के साथ बोलने वाला हूँ, कोई झूठ नहीं फेंकूंगा नहीं। 3 नंबर का स्कंदन आता है, 3 नंबर का टिंडल प्रभाव आता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना यह है कि तैयार जरूर करो। देखो बात नंबर की नहीं होती, बात इज्जत की होती है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन कोई दे दिया गया, अगर आप उसको याद करके रहे होते हो, मतलब आप बता रहे थे, तो आपके लिए अच्छा होगा ना। तो ये जरूर तय करना, स्कंदन और टिंडल प्रभाव। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। ठीक, तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर उदाहरण दीजिए। ठीक, तो कि द्रव स्नेही किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन रहेगा। आंसर आपको लिखना क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइड का हेडिंग डालना है। एक पहला हेडिंग क्या लिखिएगा आपका काली पेन से, द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिखना है कि वह कोलाइडी पदार्थ जो ब्लैक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मैंने क्या बोला कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जेलेटिन, कामा स्टार्च, कामा गोंद, कामा प्रोटीन आदि। ये रहा आपका द्रव स्नेही कोलाइड, मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है कि द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हेडिंग डालना होगा। चलिए उसको देख लेते हो। तो क्या हेडिंग डालना है कि द्रव विरोधी कोलाइड। जी हाँ दोस्तों, ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। मैंने क्या बोला कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है भाई, सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। उदाहरण क्या लिखना है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड, क्या लिखना है FeOH का होल थ्राइस। ये आपका रहा मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल। तो 7वां नंबर भी कंप्लीट है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलता रहे, सब्सक्राइब नहीं किया चलो कम से कम बात तो लाइक तो करना ही होता ना यार। कमेंट जरूर कर दे करो, मेरे लिए कमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि कल किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये जरूर बोल दे करो। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं 8वां नंबर। क्वेश्चन क्या है कि लिगेंड किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, काफी 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, आ जाता है। ये जरूर पूछाता है, हर बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। लिगेंड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह आयनिक चीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। मैंने क्या बोला, वह आयनिक चीज जो संकर यौगिक से या संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा K4FeCN6 ब्रैकेट क्लोज में CN रेडायन आयन लिगेंड है, क्योंकि यह क्या लिखना, क्योंकि यह संकर में Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिगेंड भी तैयार कर लेना है। चलिए 7वां के बाद 8वां भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। कोलराउस का नियम भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या लिखना है, सबसे सटीक आंसर क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलज चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलज चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो जैसे लिखना है एम, फिर है ना अनंत, एन प्लस क्या है, एन माइनस क्या है। तो लिखना क्या है मेरे भाई, हेडन डालना कि जहाँ एन प्लस क्या है धनायन संख्या है, एन माइनस क्या है ऋणायन संख्या। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखना है, अनुप्रयोग। देखिए आप क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाएगा कि कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए, दोनों प्रयोग। तो अनुप्रयोग जरूर याद करना है, नहीं तो नंबर आपका नहीं मिलेगा। अनुप्रयोग हेडिंग डालना है, इसके नंबर एक लिखना है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलज चालकता। दूसरा का डालना है कि दुर्बल विद्युत अपघटों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, अनुप्रयोग में हेडिंग डाला। नंबर एक लिखना है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलज चालकता। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि दुर्बल विद्युत अपघटों के वियोजन की मात्रा की गणना। ठीक, तो ये रहा कोलराउस का नियम तथा अनुप्रयोग, मैंने दोनों को दोनों बता दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। अब चलिए इसके बाद करता हूँ हेनरी का नियम। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है हेनरी का नियम। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता। मैंने क्या बोला, हेडिंग डालना है हेनरी के नियम, 10वां नंबर है। हेनरी के नियम डाला हेडिंग काली पेन से, बढ़िया है ना, अच्छे राइटिंग के साथ। फिर क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। ठीक, फिर क्या लिखना है, ए समानुपाती पी, तो मेरे भाई एम हो जाएगा, ये चिन्ह जैसे हटेगा आपका तो बराबर लग जाएगा। इसके क्या जुड़ेगा, के क्या है, नेतांक, स्थिरांक नेतांक है। अब रही बात कि भैया एम क्या है, तो एम आपका घुली हुई गैस की मात्रा है। के क्या है मेरे भाई, तो के आपका क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ठीक, पी क्या है, तो पी आपका साम्य पर गैस का दाब। ये चीज़ें आपको जरूर जान लेना है, घुली हुई गैस की मात्रा एम से, साम्य पर गैस का दाब पी से, समानुपाती स्थिरांक के से। ठीक, तो मैंने हेनरी के नियम भी बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। तो अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, या फिर नाम याद कर लेना है तिवारी क्लासेस HM। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बना, 11 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि राउल्ट के नियम किसे कहते हैं। राउल्ट के नियम भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किसी निश्चित ताप पर द्रव हम बात करते हैं राउल्ट के नियम किसे कहते हैं। राउल्ट के नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना, पश्चिम दृष्टि से। तो आपको करना क्या है, इसका सटीक आंसर क्या है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैंने क्या बोला, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, P बराबर P0 AXA प्लस P0 BXP, ये रहा आपका सूत्र। ठीक, फिर इतना लिखने के बाद आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप राउल्ट के नियम के सीमाएं लिखते हैं। सीमाएं से ज़्यादा जरूरी होता है, तो कम से कम 2 सीमाएं याद करके जाना है, बहुत आसान से आसान वाला। ठीक, तो पहला सीमा क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि NTP पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। अब रही बात कि NTP क्या है, तो भैया NTP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको राउल्ट के नियम भी बता दिया, हेनरी के नियम बता दिया, कोलराउस के नियम बता दिया, और बाकी कई सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा बता दिया है। ठीक, अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो हमें मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो देख कर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।